नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। फांसी, जाहिर सी बात है, जब ये नाम आप सुनते होंगे तो आपके मन में डर और खौफ बैठ जाता होगा। अब जरा ये सोचिए कि किसी ऐसे शख्स को जिसे फांसी देनी हो किसी दूसरे शख्स को, मतलब एक शख्स जो जिंदा है और उसे आपको फांसी देनी हो, तो आपके जहन में क्या आएगा? जाहिर सी बात है आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। लेकिन जो आज के हमारे मेहमान हैं, उन्होंने एक साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में 4 जिंदा लोगों को फांसी दी थी। उनका नाम है पवन कुमार। इन्हें पवन जल्लाद के नाम से भी जाना जाता है। पवन जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, मुझे एनडीटीवी ग्रुप में आपने मुझे बुलवाया। मैं आपके लिए मैं सौभाग्य स्टूडियो। अब मैं आपसे सबसे पहले यही पूछ लेता हूँ कि 4 फांसी का मैंने जिक्र किया, तो वो एक साथ 4 फांसी आपने किसको दी थी, कहाँ दी थी? मैंने सन 2020 में जो है तिहाड़ जेल में दी थी चारों को, जो निर्भया के गुनहगार थे। तो कैसे आपको तिहाड़ जेल ने कांटेक्ट किया था? हमारे कांटेक्ट किया था जो तिहाड़ जेल के जो डीजी साहब थे, उन्होंने जो लखनऊ जो शासन होता है, मुख्यालय होता है, उसमें पहले जो लेटर जाता है, उसके बाद मेरठ जाला था। मेरठ जेल से फिर मुझे मिलता और मुझे 3 दिन पहले ही वो मुझे बुलवा लेते हैं ट्रायल के लिए। अच्छा, तो आपको तिहाड़ जेल बुलाया गया? जी, तो फिर तिहाड़ जेल आप गए तो क्या क्या हुआ था, कैसे 3 दिन क्या किया आपने? मैंने दो दिन ट्रायल किया, एक दिन आराम किया। मैंने ये लगा लीजिए कि भाई इसलिए कि कोई रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो, कोई बात ना हो, एंड टाइम में कोई बात ना हो जाए, तो इसलिए जो है मैंने ओके कर दिया था फांसी कर मैंने। अच्छा, तो फांसी के पहले ट्रायल हुआ था जी। तो ट्रायल में क्या क्या होता है, जरा विस्तार से आप बताइए। रस्सी जो है बांधी जाती है ऊपर, जिससे भाई खुल ना जाए ऊपर से, उसको जो फिर नापा तोला जाता है उसके हिसाब से बनाया जाता है, समझे जी। जैसे कोई भूल चूक ना हो जाए, कोई बात नहीं। मतलब तो मेरे ट्रायल तो पहले ही कर लेते हैं, एंड टाइम पर कोई चूक ना हो जाए, इसलिए करते हैं जी। जो निर्भया के आरोपी हैं जी, उनको कितने बजे फांसी हुई थी और क्या माहौल था उस वक्त? माहौल था अगर 40 पुलिस वाले, एक पे 10 जो उसको जो है पकड़े हुए सीधे फांसी कर लाए। 3 नंबर सेल नाम था उसका। तो डीजी साहब थे, सुपरिटेंडेंट साहब थे, मजिस्ट्रेट साहब थे इसके अंदर, और फिर मैं और डॉक्टर साहब। तो ठीक 5:30 बजे उनको मैंने फांसी पे लटका दिया गया था। अच्छा, आपने फांसी पे लटका दिया था? जी। नहीं, तो आप ये बताइए कि मतलब क्या माहौल था, क्या जो अक्यूज थे निर्भया के वो क्या कर रहे थे, क्या डर रहे थे, उसको खौफ जो था, क्या था, सारी चीजें आराम से बताइए। उसको जो सेल में थे वो उस सेल में लाई, उनको पहले ही उनके ऊपर नकाब डाल दिया था ताकि वो घबरा ना जाए, रोवे नहीं, पीटे नहीं, इस वजह से जो है उनको लाके खड़ा कर दिया था। 2 तख्ते थे, एक ये 2 पर उनको एक साथ एक समय ही चारों को दोनों फांसी घर पे हैंग कर दिया गया था। और फिर कितने घंटे तक वो लटके थे और आप लोग वहाँ उसको खड़े जो- थे उतनी देर तक? अब मैं खड़ा था वहाँ उधर। आधे घंटे में उनको ये लगा लीजिए, जब 30 मिनट 35 मिनट में उनको उतार दिया गया था। उतार दिया गया था। तो जब जो चारों आरोपी थे उनको लाया जा रहा था, आप उस फांसी घर में खड़े थे? मैं तैयारी पे खड़ा था, फंदा डालने पे खड़ा था मैं। अच्छा, जी हाँ। मतलब सब फिर तैयार पैर था? बांधा, पैर बांधे उसके बाद फंदा डाला, फिर उसके बाद लीवर पर पहुंचा। जैसे ही उनका इशारा हुआ, मैंने फौरन लीवर खींच दिया, चारों के चारों नीचे। यही चीज़ को विस्तार से बताइए कि कैसे, मतलब आप वहाँ खड़े थे और किसने इशारा किया, उसके बारे में जरा आप हमें विस्तार। जो सुप्रिटेंडेंट साहब थे, उन्होंने इशारा किया, मैंने तुरंत लीवर खींच दिया, एक इधर खींच एक इधर, एक सेकंड ही फर्क नहीं, फट एकदम मैंने दूसरा भी खींच दिया मैंने। अच्छा, तो जब
वो आए, चेहरे पर काला ढका होगा, पहले से ऑलरेडी जो है नकाब डाल लाए थे पहले से ऑलरेडी। फिर वो फिर मैंने पैर बांधे तख्ती पर आए तब पैर बांधे। तख्ते पर, प्लेट पर। अच्छा जी। और रस्सा किसने? रस्सा कैसे मैंने डाला, अच्छा तो वही हम जानना चाहते हैं क्या किया? फिर फंदा डाला चारों में, सेट किया उसको कि कहीं लूज उस तरह या मतलब कहीं इस तरह से हम कॉलर इस तरह से दबा देते हैं उनके, अच्छा। ताकि ये कॉलर दब ना जाए। ठीक, उसके सेट करके मैंने सही समय पे फिर सुपरिटेंडेंट ने इशारा किया। नहीं ये आपने ये दबाया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद सेट करके मैंने फिर पैर बांधे उनके पे, ताकि वो पैर ना हिला को दीवार में ना मारे पैर। ये तो जब ये कर रहे होंगे तो उस वक्त वो लोग सब कुछ बोल नहीं रहे थे चारों? कुछ भी नहीं, पुलिस ने पकड़ा हुआ था ना, पुलिस ने पकड़ा, मैंने फंदा लगाया, घेरा, फिर पैर बांधे उनके। उसके बाद सब हट गए पुलिस वाले, वो खड़े रहे वहीं पर ही। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, मैंने फट लीवर एक खींच के फिर दूसरा खींच दिया मैंने। कोई तो चारों में किसी ने तो छटपटाने की, कुछ नहीं। चीखने, कोई आवाज नहीं? कुछ ना आवाज नहीं, कुछ भी आवाज नहीं, बिल्कुल सेम सीधे खड़े रहे थे। अच्छा तो 35 मिनट तक लटका रहा, उसके बाद क्या हुआ फिर? 35 मिनट या 32 मिनट या ऐसी मतलब जो है समथिंग 30 मिनट तक जो है उनको ऑलरेडी रखना पड़ा था, जब तक उनको मर ना जाए, जब तक उनको उतारने थे। तो आप उस उतारा, आपके सामने उतारा गया था? हाँ, मेरे सामने तारा, सिपाहियों ने तारा, उसको बॉडी वॉडी पैक वगैरह करी, रस्से खोले, हमने उतार के उसको रस्से बांध दिए सारे। अच्छा जी। तो क्या ये जो रस्सा आता है वो भी कोई रस्सा स्पेशल होता है हाँ, क्या? रस्सा उसकी उसका क्या नहीं, तैयारी होती ये है? बक्सर में बनते हैं। अच्छा। बक्सर जेल है यहाँ पर जो है बिहार में, ये उधर बनते हैं। ये पहले आता था सन का, जूट वगैरह का आता था, तो अब ये और तरीके का आना गया। फिर एक छल्ला गिरता है स्टील का, जब वो एकदम खिंचता तो एकदम पकड़ करता। अच्छा तो आपने जब ये फांसी देने गए होंगे तो आपको कुछ डर नहीं लगा? क्या कुछ हुआ? नहीं, ये तो हमारा खानदानी काम चल रहा है, तीसरी पीढ़ी है हमारी। अच्छा तीसरी पहले पीढ़ी- दादाजी कालूराम जी, फिर बब्बू सिंह, फिर पवन कुमार। अच्छा तो जो आपको पवन जल्लाद के नाम से लोग पुकारते हैं, जल्लाद के नाम से फेमस है? मैं कोई बुरा नहीं मानता इस बात का, मैं जल्लाद हूँ तो हूँ, लेकिन प्लेट पे तो जल्लाद हूँ, आपके सामने तो मैं इंसान बैठा हूँ। कहे मैं बुरा नहीं मानता, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी है कि आपने जो करा ये सही करा, ये उनकी जो है आपने उनको फांसी के तख्ते पहुँचाया, आपने बहुत अच्छा करा। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, जंगन अपराध करना सबसे बड़ा जुर्म है। बिल्कुल ये बात सही है। तो जब फांसी दे के आप बाहर निकले तो आपको क्या माहौल था? जी, मैं तो गाड़ी में था, वही शाम को निकला वहाँ से, जब भीड़ हट गई थी। नहीं जब फांसी दी हाँ। उसके बाद फांसी घर से बाहर आए तो क्या? मैं उस टाइम नहा धो के अपने जो है मैं थोड़ा, मैंने कि मैं आराम करूँगा, पहले आराम से फिर मैं सो गया। शाम को खाना खाया मैं 4-5 बजे, वो कहने पवन जी अब जाना चाहते हो? मैंने कहा जी तो ये रेडी, मैं तो रेडी हूँ, चल दिए फिर हम। तो ये फांसी देने का कितना पैसा आपको मिला? तिहाड़ जेल ने दिया? क्या क्या खिलाया? क्या क्या भाई बड़ी अच्छी सी रिस्पेक्ट करी तिहाड़ जेल वालों ने। क्या मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा तिहाड़ जेल वालों का। क्या क्या किया बताइए? बड़े अच्छे खान पीन रखे उन्होंने, अच्छी तरह रखा मुझे, किसी चीज़ की मुझे कोई दिक्कत नहीं आने दी, बहुत अच्छी तरह से रखा। मैं जेल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जेल सुपरिटेंडेंट डीजी साहब और जितने भी सिपाही थे, मैं उनका जो है बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से कोई किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं आती। अच्छा तो फांसी देने की कितने पैसे मिले आपको? ये मुझे 1 लाख रुपए दिया उन्होंने। 1 लाख जी चारों को फांसी देने जी। का? तो जब ये फांसी देने, आप किसी को फांसी देते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो? प्रोसेस कुछ करते हो फांसी देने के बाद? नहीं, देखो आराम करते हैं, थोड़ा देर थके हैं, 3-4 दिन थके रहते हैं, थोड़ा सा आराम करना, अपने इधर उधर मिलना थोड़ा बहुत, फिर मीडिया वाले आ जाते हैं, फिर पूछते भी कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। फिर मीडिया तो पहले भी आ जाती है, उसके बाद भी आती है। जब फांसी दी तो तिहाड़ जेल का क्या माहौल था और क्यों न्यूज़ व्यूज़ चल रहा था? क्या मतलब क्या? न्यूज़ चल रहा था वहाँ पे, ऐसी बात है, लेकिन बाद में चला ना न्यूज़ उनका, अच्छा जब फांसी दे दी गई थी। अच्छा वो चारों तरफ वैसे
घेरेबंदी करे हुए थे काफ़ी। तो तिहाड़ और जेल में क्या माहौल था? सख्त माहौल था पूरा वहाँ। किस तरह का? किस तरह का ये था कि भाई कोई जब तक ये केस ना हो कोई अपनी जगह से, अब जहाँ ड्यूटी लगाई थी वो वही था अच्छा, सिपाहियों की जो। तो घर जब फांसी देने के बाद घर पहुंचे तो घर वालों ने क्या कहा? घर वालों ने क्या कुछ भी नहीं कहा। घर वालों ने ठीक है भाई, उन्हें पता है कि भाई इनका काम है तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर। नहीं, कुछ तो बोला होगा। नहीं, कुछ नहीं बोला कि क्या क्या क्राइम किया था उन्होंने। मैंने क्या बहुत जघन्य अपराध किया था, चलती बस में रेप किया था उन्होंने, बहुत गलत किया था उन्होंने। कहने को तो ऐसे को तो फांसी पर जल्दी लटकाना चाहिए। जो हमारी बहन बेटी के साथ में ये क्राइम ब्राउन ऐसे करते हैं, ये जघन्य अपराध करते हैं, 12-12 लड़कियों के साल में, 8 साल की लड़कियों के साथ में ये जो जघन्य अपराध करते हैं, इससे मुझे बड़ा क्रोध आता है। जब मैं 22 साल का था तो मैंने सोचा ये क्राइम ऐसे ख़त्म नहीं हुआ, मैं भी जल्लाद बनूंगा कि ताकि क्राइम ख़त्म हो जाए। अच्छा, जी, लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमारी सरकार खूब पैदा हो जाएगा, फांसी का डर पैदा हो जाएगा, जो आदमी जघन्य अपराध करने से डरेगा, पहले सोचेगा यार मैंने जघन्य अपराध किया, रेप हत्या की, वो कभी करेगा नहीं। फांसी देने के बाद फिर जब आप मेरठ गए होंगे जी, तो वहाँ लोगों ने क्या, आप लोगों ने ये आपको मोहल्लों मुझे रिस्पेक्ट करी मोहल्ले वालों ने, और आसपास के बहुत अच्छा किया आपने कि इस दरिंदे को तो अपने अंजाम तक पहुंचाना ही था। पवन जी, आपका बैकग्राउंड क्या है? मतलब इस पेशे में आप कैसे आए, कब और आए? पेशे में कहते मुझे थोड़ा सा ये था यार, ये क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है। भाई मैं सुप्रीम कोर्ट तो हूँ नहीं, मैं हाई कोर्ट तो हूँ नहीं जो मैं फैसले करूँगा। जो मेरा सुप्रीम कोर्ट मानने होता है मैं उसको भगवान की तरह उनका मानने समझता हूँ। जैसे उनका फैसला, मैं उनके काम में कभी दखल नहीं जाता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या निचली कोर्ट हो, वो मेरे लिए भगवान की माफी है। नहीं, आप ये जो जल्लाद वाला पेशा है, इस पेशे में कैसे आए आप? पारिवारिक था इस वजह से आ गए या क्या? ऐसा जब पारिवारिक था, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं उस टाइम 21 साल का था मैं उस टाइम। पटियाला का केस आया था सबसे पहले। हाँ, बताइए इसके बारे में जरा विस्तार से। पटियाले के 2 भाई थे वे, कुछ जमीन जायदाद का मामला था उनका कुछ। कहने लगे यार, मैंने बोला अपने दादाजी से, मैंने कहा के साथ चलूंगा। कहने लगा बेटा तू डरेगा। मैंने कहा मैं डरने का नहीं, मैं क्राइम को ख़त्म करूंगा ये। अच्छा, मतलब आप अपने दादाजी के साथ जा रहे थे? दादाजी के साथ, उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली, वही मेरे गुरु थे। और बोले कि आप, ये सन 89 की बात है, 87 या 89 की बात है। तो कहने लगा ठीक है भाई। मैंने कहा आपके बात तो फिर मैं संभालूंगा। तो कहने लगा चल भाई, अगर तू नहीं डरता है तो देख लो, मगर जैसे मैं कहूँगा वैसे आपको करना पड़ेगा। बोला ठीक है साहब, आप मेरे गुरु हैं। पटियाला में आप अपने दादा के साथ क्या करने गए थे, वो कोई याद है उस वक्त क्या करने गए थे? मैं याद है मुझे क्या? कि अब पहले रात को उन्होंने पहले ट्रायल करा, फिर ट्रायल सिखाया उन्होंने कि जैसे किसी का 80 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, उस तरह तो मट्टी में बोरी भर लेते हैं। अच्छा, मट्टी भरते हैं बोरियों में, ठीक। उसका गला बांधा, एक आधा ईंट रखी, आधा गद्दा, उसका गला बनाया, तो उसको ट्रायल किया है ताकि रास्ता टूट ना जाए, रास्ता खुल ना जाए। इस तरह से जो है पहले ट्रायल किया जाता है। अच्छा, कि क्या टाइम पे कोई परेशान ना हो। और उस टाइम वहाँ कोई बोलते नहीं, पहली हमारी मीटिंग अधिकारी साहब में, बोलेगा कोई नहीं, केवल इशारों में काम होगा वहाँ पर, फांसी घर में। जी ठीक है। अब वो आए तो कह रहा पहले रास्ता बांधना तुझे नीचे। मैंने कहा फद्दा बड़ा तू नहीं डालेगा, तो मैं देख किस तरह से डलना है, केवल तेरा काम है पैर बांधने का। ठीक है, पैर बांधे, मैं अपना लीवर कह दूँ, मुझे कुछ जोश तो चढ़ा हुआ था कुछ, तो मैंने पैर बांध दिए दोनों के। ठीक है, बस अब तू पीछे हट जा, तो इशारे के पीछे। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अपने पहले देख हम लीवर कैसे कहते हैं, पहले देखो साहब खड़े वहाँ पर, वो रुमाल लिए खड़े हैं, वो जैसे इशारे के मैं लीवर कह दूँगा। चलो ठीक है साहब, जैसे तुम मेरे गुरु तुम मेरे, ठीक है। और उन्हें इशारा किया, दोनों वो
नीचे, तो मैं उनको देखने लगा। अच्छा। ओके हो गया। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो कहते डर जाएगा तो ये होगा। फंदा डाला लीवर कहता कि बेटा सब ऐसे कहते हैं, जब सामने मौत दिखाई देती है ना, अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। वो सब शब्द ये बेहोशी में, आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। आप, मैं इसको कर दूंगा, इसको फांसी लगा दूंगा, गुस्से में तो कुछ भी कर सकते हैं। होश व हवाश के साथ में जब आप मारते हैं तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ी वो चाहिए। तो अब ये होश व हवाश में तो कर रहे हैं अब ये, बस काम खत्म। आधे घंटे तक उनको लटकाए रखा, डॉक्टर ने चेक करा तो ये मृत घोषित कर दिया गया पटियाला में। पंजाब, पटियाला। हाँ, पंजाब पटियाला। कितने लोगों को फांसी दी थी? दो भाई थे वो। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? ऐसा तो मेरी 21, 22, 23 की उम्र थी मेरी। अच्छा। हाँ जी। तो वो पहली बार आपने फांसी देखी, और एक तरीके से कहें तो फांसी देने में आपने 2 लोगों को हेल्प भी करी। हाँ, पैर बांधे हो, जैसे उन्होंने कहा गुरु था, मैंने कहा पहले पैर बांधो आप। और मैं कहने लगा, उनका नहीं आप पीछे हटिए, अभी नहीं, इतनी जल्दी मत करो आप। अच्छा। ये देखो मैं कैसे डाल रहा हूँ, ठीक है। वो टोपा पैसा क्या है, काला टोपा ना पहनाते हैं, वो देखो मैं कैसे डाल रहा हूँ। ठीक, कैसे डाले थे? वो डालते हो तो उसकी तरह डालते भाई, रास्ता चेक करिए, चेक करा रास्ता ओके है, तो तुम मुझे देखते रह के मैं क्या कर रहा हूँ, बस यही आपको स्टाइल से देखना है। और दिल मजबूत रखना आपको अपना, डर मत जाना, कांप मत जाना। मैंने ठीक है, हो गया। मारा झटका, नीचे पहुंच गया, तो मैं उसका रास्ता पकड़ा, थोड़ा हिलने लगा, मैं रास्ता पकड़ लिया। अब मेरी तरफ को देख रहा है कि यार लड़का तो बड़ा तेज जीत है, बहुत जल्दी रास्ता पकड़ लिया ना। तो वो हिलते रहे सो, और जी आधे घंटे में मैंने कहा दोबारा तो नहीं लगा। चुप, दोबारा कैसे लग जाता है, दोबारा कैसे हो जाता, हो गया काम। अच्छा, मैंने बस ये काम, मैंने कहा अब तो मैं तुम्हारे मरने के बाद कल नहीं करूँगा जाके काम। आज मैं देखो सामने पड़ूंगा। ये जो प्रोफेशन था, ये जो जॉब जल्लाद वाला जी, ये जब आपकी एंट्री हुई इसमें, तो कितना मुश्किल था ये आपके लिए इस प्रोफेशन में? देखो मेरे लिए मुश्किल तो था ही थोड़ा सा, शुरुआत में तो था भाई। प्रेरणा तो मैंने वहीं से ली, जीदारी मेरी वहीं से हुई, दिल मेरा वहीं से खुला, पहली फांसी से मेरा। तो उस पर सोचा यार ये तो है तो खतरनाक काम भाई। आदमी बल्कि सिपाही एक बार डर जाते हैं वहाँ खड़े हुए। अच्छा। क्योंकि यार क्या उनकी तो मजबूरी है जो हमारे साथ में लगे हुए। तो कह ले यार भाई तुम्हारा दिल यार करता है यार, तुम्हारा दिल घबराता नहीं। मैंने कहा नहीं, ये तो सन 60 से करते आ रहे हैं, कुछ नहीं। मेरे दादे सन 60 से। अच्छा जी, अंग्रेजों जो कहते हैं अंग्रेजों को दिया ये दिया, कुछ नहीं, अंग्रेजों के साथ में नहीं करा, केवल इंडियन। अंग्रेजों के साथ कभी। इंडिया की। अच्छा, जल्लाद का सबसे चुनौतीपूर्ण काम क्या होता है? सब हिस्सा कौन है चुनौतीपूर्ण हिस्से? कौन सा हिस्सा सबसे चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण ये है कि ट्रायल होता है सबसे बड़ा। मैं ट्रायल को ज़्यादा महत्व मानता हूँ। हाँ, तो वही ट्रायल के बारे में हमें बताइए। ट्रायल ये होगा अगर हम भाई अगर 80 किलो है वजन, तो मैं कैदी का जिसको फांसी लगा रहे हैं, क्योंकि वजन तो घट जाता है उसका, फिर बाद में तोलते हैं उसके ऊपर। तो भी कोई कितना रह जाता, शुरू में तो 80 किलो, बाद में 60 किलो रह जाता, क्योंकि खाना पीना तो बहुत कम कर देता हूँ, खाना पीना छोड़ देता है। आप जब डाइट करेंगे, आप थोड़ा सा करेंगे तो आप भी पतले हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये होता है जो कि भी बताएगा आके भाई, सुपरिटेंडेंट बताएंगे 60 किलो वजन है, 60 किलो पे ट्राई कर लिया आप। अपने 60 किलो पे ट्रायल करा, मारा झटका, ओके बिल्कुल, रास्ता भी सही, वो भी सही, कहना जी ओके। तो डीजी साहब या मतलब सुपरिटेंडेंट साहब इसलिए कराते हैं एंड में को परेशान ना हो जाए, क्योंकि आगे भी जवाब देना पड़ता है अगर कुछ गलत हो जाए तो। ये अच्छा, नहीं तो फांसी के पहले किस तरह की कोई तैयारी होती है? कोई भावनात्मक मानसिक तौर पर मजबूत करना, ये वो ऐसे वैसे? जैसे हमें ऑर्डर आ गया 10 दिन पहले, या 10 दिन का डेथ वारंट जारी होता है या मतलब 15 दिन का डेथ वारंट जो होता है, तो पहले मुख्यालय पहुंच जाता है। मुख्यालय से मेरठ जेल हमारे पे, फिर उसका जो है सोचते भी कैसा करना है, फिर मेरठ जेल बुलाया जाता, भाई इस तरह का डेथ वारंट जारी है, आपको बताओ। उस पर डेट लिखी होती है कि आपको कब जाना है, उन्होंने कब बुलाया,
उसी तरह समय हमें जाना पड़ता। कई लोग ये बोलते हैं कि शराब वराब भी पी लेते नहीं, हैं। आज तक मैंने कभी शराब, बीड़ी सिगरेट शराब, ये तो बेकार बकवास बात है। ये तो शराब तो वो पीते हैं जो मतलब पोस्ट मास्टर वगैरह करते हैं, वो अलग नहीं, वो हमारा काम नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा अपराधी जिसको आपने फांसी दी हो, जिसकी वो छाप आपके दिमाग में हो, कोई सी फांसी? नहीं, एक दो तीन दिमाग में रहती है, भूल जाते हैं फिर, क्योंकि हमारा तो काम है, हमारा तो काम है, मतलब ये इसका हम क्यों रखेंगे दिमाग में? ये तो गया तो हो गया, फिर अगले वाले का इंतजार करते हैं कि अच्छा। अगले कब आएगा। अगला जो है फांसी कब आएगी उसका इंतजार करते हैं, तो आए ना आए। तो चलिए हम बता देते हैं, जी, सब कुछ ठीक रहा तो अगली फांसी भी आपको दिल्ली के तिहाड़ जेल में देनी है, पता है ना आपको? नहीं पता? अभी मैं देखो, पता भी चल जाए तो मैं अभी बताता नहीं हूँ। मैं बता दूं दोस्तों यहाँ आपको कि एक तिहाड़ जेल में आतंकवादी बंद है जिसने लाल किले पर अटैक किया था। उसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, कई साल तक केस चला और अब उसकी फांसी होने वाली है। कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। तमाम जो प्रोसेस है राष्ट्रपति तक, वो सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं। बस ब्लैक वारंट जो है वो जारी होना है। वो ब्लैक वारंट जारी होगा, उसके बाद उस ब्लैक वारंट में लिखा होता है कि इतनी तारीख को इतने बजे फांसी होनी है, उसके बाद फांसी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आपको हाल फिलहाल में तिहाड़ जेल ने कांटेक्ट किया था? इस फिलहाल वाले मैंने अभी नहीं करा, मुझे 2-3 महीने में शायद किया था, मैंने ध्यान नहीं किया तो था, मुझ पर किया था मैंने, किया था। लेकिन मैंने कहा मैं रेडी हूँ। जब आप डेथ वारंट मुख्यालय भेजोगे, पहले आप मुख्यालय बात करोगे और उसके बाद मेरठ जेल आएगा, तब मैं बात करूँगा आपसे। मेरे से बात नहीं करना, आप सीधा मुख्यालय से बात करिए। मेरे जो हमारा मुख्यालय डिपार्टमेंट है ना, हम उसके वही उन्हीं के कहने पे चलते हैं, क्योंकि मुझे वेतन दे रहा है, मैं उन्हीं के उस पर चला। कितना वेतन है आपका? वेतन मेरा कम है, मैंने कई बार आवाज़ उठाई। 10,000 वेतन है मेरा महीना पर मंथ। मैंने 30,000 का मैंने जो है लेटर भेजा है मैंने मुख्यालय को, अपने शासन को। अब देखो क्या निर्णय लेता हूँ। जबकि इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, इतना जिगरे वाला काम कर रहे हैं, क्या करा जाओ तो फिर भी 10,000 रुपये मात्र से। 10,000 में तो बच्चे भी नहीं पलते। अब देखो क्या है, दूसरा व्यवसाय करते हैं थोड़ा तो करना पड़ेगा। 10,000 में क्या गुजारा है? 30,000 में कम से कम जो है भाई होना चाहिए, कम से कम 30-25-30 तो होना चाहिए। और अच्छा, आप जो नौकरी है वो मेरठ जेल में ही कर रहे हैं? मेरठ जेल में ही हूँ। तो डेली जेल आते हो? हाँ, कभी चले जाता हूँ मैं। डेली जाता हूँ मैं तो, खैर मैं डेली जाता हूँ मैं। हर तीसरे चौथे दिन, हर तीसरे चौथे दिन मैं जाता रहता हूँ। मेरठ में कभी फांसी हुई? मेरठ में वो मुझे मेरी इतिहास पढ़ा था कि सन 39 से लेकर 51 तक फांसी हुई थी वहाँ पर। अच्छा, ये जो फांसी देते हैं इसका मानसिक असर पड़ता है क्या? कोई मानसिक असर उस पर या मुझ पर? आप पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हम तो जो क्राइम किया उसने, हम तो उसकी सजा तो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, हम तो उसका पालन कर रहे हैं। एक जल्लाद शब्द का दे दिया, कोई बात नहीं। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेरी हैंगमैन्स, तो हमें तो जल्लाद का दर्जा मिला हुआ, तो कोई बात नहीं। हम इसका कोई कभी भी आज तक, लोग बाग कहते हैं भी जल्लाद जा रहा, ठीक है। बहुत से कहते हैं अरे पवन जी आइए, बहुत से कहते हैं अरे पवन जल्लाद जी आइए, तो कोई मैं बुरा नहीं मानता। 10 रिस्पेक्ट करेंगे तो 2 तो जल्लाद कहेंगे, तो इससे मुझे कोई बुरा मान नहीं। बुरा क्या मानना है? जल्लाद भाई कानूनी प्रक्रिया है, बस कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है कि अदालत फांसी की सजा सुनाता है और भाई कोई प्रोसेस करेगा। आप तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस काम में कोई नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है कि मतलब लगता है कि ये काम जो आप जल्लाद वाला करें कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ? समाज के लिए है कि मैं समाज को मैं तो ये सीख देता हूँ कि आप कोई भी ऐसा जंगन अपराध ना करें, कोई भी ऐसा क्राइम ना करें जो आपको फांसी के फंदे पर लटकाना पड़ जाए आपको। मैं तो कहता हूँ आप अपने जो है कैरियर को संभालें और शराफत की ज़िंदगी जिए। ये क्राइम मत कीजिए, ये क्राइम गलत होता है। क्राइम का अंजाम जो है मौत है। और मैं आज भी कहता हूँ जितनी मेरे हिंदुस्तान 140 करोड़ मेरे भारतवासी हैं, मैं उनको ये भी कहता हूँ कि क्राइम हो रहा है, जंगन अपराध हो रहे हैं, ये मतलब
खुलेआम बदमाशी चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, तो थोड़ा हमारी सरकार को सतर्क रहना चाहिए। यूपी में, आप तो यूपी मेरठ के रहे, हाँ, वहाँ तो फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है आजकल। हमारे यूपी में तो बहुत सख्ती हो चल रही है। जब तक हमारे योगी बाबा जी बैठे हैं, क्राइम खत्म चलता रहेगा, खत्म होता रहेगा। और योगी बाबा जी कहते हैं कि इस चौपले तो पुलिस वाला खड़ा है, अगले चौपले पे यमराज खड़ा है। नहीं तो आपका काम पुलिस वाले कर दे रहे हैं, फिर आपको तो दिक्कत नहीं हो रही है फांसी में? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के मुकल्ले करते हैं, अब तो पुलिस क्या करे, उनको अपना काम करने दो। जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो हमारा, वो क्या कहें, वो फांसी का ऑर्डर देंगे तो मानना पड़ेगा हमें। पुलिस का काम हम थोड़ी करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा अपराधी जिसके प्रति आपको सहानुभूति हो गई हो, ऐसा कोई कैदी फांसी देते, कोई ऐसा अपराधी? नहीं, कोई ऐसा अपराधी तो होता नहीं। वैसे कोई भाई मेरे लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं हुआ कभी भी। दादाजी के लाइफ में हुआ तो मैं कह नहीं सकता कोई। अच्छा, समाज सुधार के लिए फांसी को आप जरूरी मानते हैं? समाज सुधार हो, फांसी के हो? नहीं, जो फांसी के काबिल है उसको फांसी दो। ये दुष्कर्म, हत्या, ये फांसी के लायक है। किसी की बहन बेटी को आप उसके साथ रेप करोगे क्या? उसके क्राइम करोगे क्या? हमारे हिंदुस्तान में नारी की पूजा होती है, और हम उसी नारी के साथ वस्त्र वो करेंगे इसका, तो कितना जघन्य अपराध है ये, कितना तकड़ा अपराध है ये। मैं जब भी तो कहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं, आज की जनरेशन है, आप क्राइम के रास्ते में मत जाइए। क्राइम का रास्ता बहुत खतरनाक है। शराफत की ज़िंदगी जी, बहन बेटी को समझिए मेरी बहन है, ये मेरी माता है, तो आप जो है तभी पास हो सकते हैं। अगर आप क्राइम के साथ चलोगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जी बैठे हैं, वो आपको देर नहीं करेंगे इनकाउंटर के अंदर, तो ये सुधर जाइए। और बाकी बचा, अगर कानून के शिकंजे में आए, फांसी हुई तो आप बैठे हैं। क्राइम के शिकंजे में अगर जो जघन्य अपराध करा, हत्या करी, तो फांसी है, ये ध्यान रख लिए। अच्छा, पटियाला में जो आप दो लोगों को आपके दादा के साथ आपने फांसी दी थी, वो दोनों का याद है कुछ? क्या वो छटपटा रहे थे या परेशान थे, कुछ रो बिलख रहे थे इस लोग? जो मेरे दादा ने रंगा बिल्ला को, उसके बाद नहीं, पटियाला पंजाब में। पटियाला में नहीं, कोई सटपटा नहीं रहते, नहीं। अच्छा, रंगा बिल्ला की आपने बात की? रंगा बिल्ला तो मेरे दादाजी ने दी थी। आपको बता दूं, यहाँ हमारे पॉडकास्ट ब्लैक वारंट जो सुनील गुप्ता आए थे, तिहाड़ जेल के तो पूर्व रिटायरमेंट जेलर, हो गया। उन्होंने रंगा बिल्ला के बारे में जानकारी दी थी। बहुत चर्चित केस था, जैसे निर्भया कांड हुआ था बहुत पहले दिल्ली में, एक कांड हुआ था जिसमें भाई बहनों की हत्या कर दी गई थी। उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, रंगा बिल्ला, जिनको तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। और उन दोनों को फांसी भी पवन जी के दादा ने दी थी, कालूराम जी ने दी थी। तो क्या था उस बारे में कोई जानकारी उस वक्त? थोड़ी मेरी जानकारी तो है नहीं, मैं तो बता रहे थे कि रंगा बिल्ला जो थे बहुत खतरनाक, कोई उसने कोई अपहरण किया था कोई लड़की का वगैरह, किसी कोई अधिकारी की लड़की थी कोई, उसके विषय में उनको जो है फांसी की सजा मिली थी। तो उनको मेरे दादा ने ही लगाई थी। ये तो पता नहीं कौन सी डेट थी, मेरे काफ़ी पुरानी बात है। तो दादाजी ने आपको कहानी बताई थी? कुछ थोड़ी बहुत बताते रहते थे, मैं जान के सुनता था। मैंने कहा, अरे तू डरेगा तू जा, तो मैंने कहा बताओ तो सही, जब तो मैं जल्लाद बनूंगा। अभी से जब तू मेरे साथ जाएगा तभी तो जल्लाद बनेगा, पहले देख क्या होता वहाँ पर। कहानी सुनने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता। मैं ठीक है, वो वक्त आ गया, आपके सामने बैठूंगा। जाहिर सी बात है, एक साथ 4 लोगों को आपने फांसी दी, बहुत आसान नहीं होता। फांसी नाम सुन के लोग, डर खौफ लोगों में बैठ जाता है, और आपने तो एक साथ। अच्छा, अब तक कितनी फांसी आपने दी है और कितने फांसी का हिस्सा रहे हैं आप? मैं बस कहता रहा हूँ, बस 5 फांसी में तो अपने दादाजी के साथ में रहा हूँ, और 4 में सिंगल मैंने करी अकेले ने मैंने। अच्छा, 5 फांसी दादाजी के साथ रहे? 2 पटियाला, 1 आगरा, 1 इलाहाबाद। आगरा में कौन सी फांसी थी? वो भी बलात्कारी था, वो भी। अच्छा, कुछ याद है? याद था उस टाइम तो मैं 7 ही था उनके, था मैं 7 था उनके, मैं क्या चीज़? 5 में 7 ही था मैं। अच्छा, बस सिर्फ पैर बांधता था मैं, फंदा वो डालते थे और रास्ता बांधते थे वो। अच्छा, तो जब आप ट्रेनिंग में थे तो आपका काम पैर बांधने का था मेरा, बाकी उनका आपको ऐसा करना बस। तो आगरा वाला याद है फांसी कैसा था? आगरा यार याद है मुझे, जुम्मन था उसका नाम। जैसे गेट पे पहुंचा, कह ले छोड़ दो, मैं अपने आप चढ़ूंगा। कैदी ने? हाँ, कैदी ने छोड़ दो, मैं अपना
तो वह लगा भाई डालो भाई फंदा डालो। हमारे दादाजी को बोला लो फटाफट फटाफट डाल के, जैसे ही अधीक्षक साहब ने करा, सुप्रिंटेंडेंट साहब ने, खत्म। अरे तो आपने गजब बताया, जुम्मन कैसे आया, क्या बोला, जरा बताइएगा। जुम्मन जिस टाइम फांसी उसको ला रहे थे ना, थोड़ा दूरी पे है वो फांसीगर, तो फांसीगर का गेट भी इतनी दूर है जितनी दूर ये है। कह ले भी मुझे छोड़ दो, मैं अपने आप जाऊंगा। जो कैदी जिसको फांसी होने वाली थी, जिसको फांसी होने है, जुम्मन नाम था उसका। आरोप दुष्कर्म, वो रेप किया था। हाँ वो भी रेप किया था, दुष्कर्म केस था वो भी। तो क्या बोला, किससे बोला वो बातचीत, जरा सिपाहियों से बोला, सिपाही लाते ना जरा पकड़ के, तो पीछे हथकड़ी बंदी हुई होती है। कहने लगा छोड़ दो, मैं अपने आप छोड़ूंगा, अपने आप जाऊंगा मैं। तो गया अपने आप खड़ो गया, हम्म, उसको बताया इस तरह से खड़ो, फंदा डाला, मेरे पैर बांधे, लीवर पे मुझे दादाजी, उन्हें इशारा करा, फट लीवर खींच दिया नीचे। अच्छा, यानी उसको पछतावा था भी या नहीं होगा, पछतावा ही होगा तभी बोल रहा है पछतावा जब भी तो बोल लिया वो, इसलिए उसने करा इसका मतलब, या नहीं करा ये तो कुदरती जाने हैं तो भी। अच्छा, प्रयागराज में वो याद है कुछ? प्रयागराज में तो सीधा खड़ो गया था आखिर, नहीं, क्या किसको फांसी हुई थी, वो क्या भी बलात्कारी था वो भी। उस टाइम बलात्कार वालों को बहुत जल्दी मिलती थी फांसी। अच्छा, तो याद है आप दादा के साथ गए थे क्या? वो जो था वो भी साथ 89 या सन 2001 जरा 2002 की बात थी, अच्छा, या साथ 87 की बात थी, मेरे ध्यान नहीं रहा। अच्छा, फांसी देने के बाद अपना मन कैसे शांत रखते हैं, क्या करते हैं? मन के शांत रखते हैं थोड़ा सा भाई, यार वो तो भाई उन्होंने कहा क्राइम करा था यार, चलो हो गया, अब हमारी क्या उसमें गलती थी, ये तो उसने अपने उसको अपने किए की सजा मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रहे हैं हम, भाई हमने थोड़ी गलती करी है। हम तो बस भाई जो सुप्रीम कोर्ट के अब जो है जो जो उनका जो ऑर्डर देते हैं, हम उसको भगवान की तरह समझते हैं। हम ये नहीं सकते वो बेगुनाह है या गुनाहगार है, जो हमारी प्लेट पर आ गया वो गुनाहगार है। प्लेट मतलब फांसी का तक? फांसी करना, फांसी तक है तो चाहिए। तो जब फांसी होती होगी तो तड़पड़ा वो लोग तो करते हो कितने? ले लिए, तड़पता नहीं है, 10-5 मिनट में इधर चलेगा, बिल्कुल सीधा का सीधा। एक जल्लाद की जिंदगी नॉर्मल होती है? नॉर्मल है आपकी जिंदगी? मैं तो नॉर्मल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं सपने आते हैं, दिखाई देता, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से कहते हैं यार जल्लाद बहुत बड़ा क्रूर होगा, आप बड़ी बड़ी आंखें होंगी उसकी, काला होगा, मूछ, ऐसे कुछ नहीं है। फिल्मों में दिखाते हैं, मैं आपके सामने रियल बैठा हूँ, ऐसे कोई नहीं भाई जरूरी मूछें लगाना या को मतलब काला भिरन तेल लगा लिया, वो बात नहीं है। ये तो फिल्मों के शूट के जो शूटिंग करते हैं उनके लिए होता है। अगर वो ऐसा नहीं दिखाएंगे तो उनकी फिल्में कैसे चलेंगी? कभी लगा कि ये पेशा नहीं छोड़ देना चाहिए ऐसा? ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं, कभी भी महसूस नहीं हुआ। कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा। तो ये जल्लाद की जो नौकरी है वो कोई सरकारी निकलती या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता, विरासत? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये तो जैसे कि विरासत में मिल गई, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस काम को करने वाला कोई नहीं है, इस काम को तो बहुत कम करते हैं। डर लगता है आदमी को बहुत सा, भाई उसको मारना तो बहुत टिपिकल वाली बात है। आपके परदादा ने किसी बड़ी शख्सियत को फांसी दी थी, उनका कोई चर्चित केस? सर किस केस तो नहीं, बस ये था मेरे साथ, बस रंगा बिल्ला वाला, बस रंगा बिल्ला वाला यही। अच्छा, ये था सनसनीखेज। अच्छा, बड़ा चर्चित हुआ था ये, हाँ बताते हैं कि निर्भया से पहले बहुत चर्चित था ये। तो आपके परिवार में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटियां, 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटे, वो भी जल्लाद बनेंगे? नहीं अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, देखो तो ट्रेनिंग दूंगा तभी तो जल्लाद बनेंगे, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। तो जल्लाद बनने की ट्रेनिंग देंगे? जी, ऐसा थोड़ी है, कोई भी काम करो बगैर गुरु ज्ञान नहीं है।
कोई भी काम करने का, टेक्निकल काम करो, ये कैसे बने, कुछ भी करो, जब तक गुरु ज्ञान नहीं देगा जब तक वो पास नहीं होने का। अरे गुरुजी, तो ये जान ले फांसी पर लटकाने का ट्रेनिंग कैसे होता है? ये भी तो होता है ट्रेनिंग, तभी तो जैसे मैंने अपने दादे से ली हम्म। ऐसे ही मैं अपने बेटे को दूंगा। पहले तो जिगरा मजबूत करो, लटकाना पूरा प्रोसेस, उसी में हालत खराब हो जैसे मुझे शौक था नहीं, ऐसे ही उसे शौक था। किसे मेरे बेटे को भी वो शौक है शौक है? बहुत। क्या बोलता है? कहने लगे यार तुम कब रिटायर हो गया? अभी मेरा रिटायर नहीं होता है तो चलता रहेगा मेरा, मगर जिस दिन कोई केस आएगा मैं तुझे ले चलूँगा और सारी चीज़ प्रक्रिया सब सिखा दूँगा, अब तू आगे से ऐसे ही करियो। ठीक है, तैयार हूँ मैं। बेटा तैयार है जल्लाद बनने के लिए? अच्छा विरासत भी चलानी है, विरासत भी तो चलानी है ना। अच्छा, और देश भर से आते हैं ना दिल्ली, बाकी देश भर से आते हैं ना जी अच्छा, जिस वक्त हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, जी। कोलकाता में एक बड़ा जो है वो कांड हुआ था, उसमें भी खैर अगर फांसी धनंजय को होती- लगी थी, हाँ, धनंजय को लगी थी, नाटा मलिक ने दी थी वो। अच्छा, वहाँ उसमें भी गए थे आप लोग? नहीं, मैंने सुना था, पढ़ा था मैंने। अच्छा। मैंने लेटर लिखा था, मुझे बुलाया नहीं था उन्होंने। कसाब को फांसी लगी थी, मैंने लेटर लिखा, मुझे नहीं बुलाया गया। बाबूराम देसाई ने दी थी उसको, कांस्टेबल था पूना में। अच्छा, तो अच्छा कसाब को आप फांसी देना चाहते थे? मेरी बहुत इच्छा थी इस बात की, क्यों इच्छा थी जी भाई? इसलिए उसने बहुत बुरा करा। कहते हैं 150 करोड़ को नुकसान किया, 153 आदमी मारे, कोई कहा के बताइए, मतलब कितने बेगुनाहों की जान ली, बताओ कितने बेगुनाहों की जान ली। तो आप कसाब को फांसी देना चाहते थे? जी बिल्कुल। ये तो टाइगर मेमन भी था, नागपुर वाली थी, नागपुर में दी थी। ये अफजल गुरु था दिल्ली में, ये मैं आना चाहता था लेकिन मना कर दिया, कहने टेररिस्ट का मामला भवन थोड़ा। तो कितने ऐसे लोग थे जिनको आप चाहते थे कि मैं फांसी दूं? कितने ऐसे नाम हैं? 2 थे, कौन कौन? टाइगर मेमन नागपुर और कसाब। कसाब को तो मैं पहले नंबर पे सोच रहा था मैंने, लेकिन नहीं बुलाया उन्होंने। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल में आपको फिर से तिहाड़ जेल बुलाया जाएगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। क्योंकि तिहाड़ जेल का शुक्रिया अदा करूँगा, और तिहाड़ जेल वालों को तो बहुत रेडी रहा हुआ मैं, बड़े अच्छे तरीके से रखा, बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही सिपाही भी अच्छे, वहाँ के अधिकारी अच्छे, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो तिहाड़ जेल का तो जवाब नहीं है। तो आप मेरी बड़ी है, बहुत अच्छी तरीके से रखा। तो अभी एक फांसी है जी, जो शायद जल्द जो है वो अंजाम तक ले जाई जाएगी, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक बार फिर आपको याद किया जाएगा, तो आपके हाथों 5वीं फांसी भी हो सकती है। मैं उसके लिए उस दिन का इंतजार करूँगा। मैं उस दिन की डेट भी देखूँगा और चेक करूँगा कि कब वो दिन है और इनको मैं अंजाम तक पहुँचाऊँ। फांसी देने के लिए इतनी बेसब्री है आपको? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जब भी क्राइम होता ना, तो यार ये हमारे हिंदुस्तान में क्राइम ऐसा क्यों हो रहा है? भाई मैं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हूँ, मैं हाई कोर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन दुख तो होता कि जिनके जो फांसी के लायक है उनको जल्दी निपटाया जाए, साला केस ही खत्म। हम उनको काफ़ी साल रोक के रखते हैं। भाई हमारे हिसाब से, जो हमारे संविधान के हिसाब से 1-2-3 साल में केस ख़त्म कर देना चाहिए। फांसी का तो ख़त्म करो, लगाओ, झंझट ख़त्म। हमें 10 साल हो जाते हैं हमारे गवर्नमेंट को, 20 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाए, लेकिन हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट है, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। जैसा इनको ऑर्डर होगा, हम तो भगवान के माफिक समझते हैं इनको ऑर्डर। अच्छा देखिए, जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है, जैसे निर्भया की बात कर लें, पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था, कैंडल मार्च हुआ, लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना आक्रोश निकाला, केस चला, फांसी की सज़ा हुई, लेकिन फांसी को अंजाम तक पहुंचाने वाले पवन जल्लाद हैं। तो 5,000 की इनकी सैलरी है, 10,000 की सैलरी है, सैलरी और बढ़ाई जानी चाहिए। और पवन जी, आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया यहाँ पर आप आए। आपको ये शो कैसा लगा
कम से कम कमेंट जरूर आप करिएगा। शुक्रिया।